आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली में सभी श्रोताओं और सखियों का विधि प्रवीण जैन और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। बहुत स्वागत है दीपा जी। बिल्कुल, और आपका भी बहुत स्वागत है, और हमारे सारे सुनने वाले जो सखियां हैं, श्रोता भाई हैं, उनका अभिनंदन। बिल्कुल दीपा जी, देखिए आप जब यहाँ पर पहली बार स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थी आज की भोर में, यानी आज की दोपहर में, तो बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन जब आप अंदर आई तो आप मुस्कुरा रही थी क्योंकि आपको वहां से एसी की ठंडी ठंडी हवा लग गई थी। और देखो, ये मौसम में जहाँ पे भी ठंडी हवा होती है ना, हम बस उस तरफ भागे चले जाते हैं। और जो महिलाएं रसोई में काम कर रही होती है, वो तो सच में उनको ऐसा लगता है कि कहीं तो निकल के जाए, या बाहर होते हैं, हम रोड पर होते हैं या कहीं सफर कर रहे होते हैं, तो ठंडक का एहसास वो ले ही आता है, एक मुस्कान चेहरे पे। बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हृदय कर रहा हो यानी दिल कर रहा हो कि किसी के लिए कुछ बना दें, या हम किसी टारगेट की तरफ या जिंदगी के किसी बड़े मुकाम की तरफ दौड़ रहे होते हैं ना, तो गर्मी नहीं लगती, अन्यथा गर्मी लगती है, सोच से भी कई बार गर्मी लगती है। तो इस गर्मी के समय में गर्मी को भुलाकर मुस्कुराना है, और आज हम बात करेंगे मुस्कुराओ और जिंदगी बनाओ पर। बिल्कुल। और जो सोच की बात कर रहे थे ना हम लोग, बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, कि कितना कई बार ऐसा हमारे दिल में आ जाता है कि मैं सही हूँ, मैं सही कह रही हूँ, या मेरा ये कहा बिल्कुल सही है। ये कहीं अहंकार का रूप तो नहीं ले रहा, या ये हमें कहीं सबसे ऊपर अपने आप को समझ तो नहीं दे रहा, या कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा। इस विषय पे हम बातचीत करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। हम ब्रह्मास्मि नहीं होता है, वयम ब्रह्मास्मि होता है। और यहाँ पर एक और बहुत सुंदर सी कथा सुधा चल रही है। पिछली बार की भी हमने सुनी थी, पहला भाग सुना था, बड़ा आनंद आया था, और इस बार दूसरा भाग उसका है, एक्ट्रेस भाग 2 हम सुनने वाले हैं आज। हमारे सारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज क्या बना के खिलाने वाली हो? आज भी बहुत सारे व्यंजन हैं, लेकिन कुछ खास चीजें हम अपने श्रोताओं के लिए हमने निकाली हैं कि खोवा रोटी कैसे बनती है वो हम जानेंगे। वैसे कुछ श्रोताओं के संदेश इस पर भी आ गए हैं। और राबड़ी, ये क्या विशेष व्यंजन है, क्या खासियत है इसके बारे में जानेंगे। तो इतनी सब बातें करने वाली हैं, और व्यंजन की भी बात कर रही हैं। पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, अभी से भूख लगने लगी है, लेकिन अभी 1 घंटे हमें हमारे श्रोताओं के साथ रहना है। और कुछ भी कहो, कुछ भी तुम मनाओगी ना, आज तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। चलेगा, तो हम आपको कुछ ऐसा मना लेते हैं कि ये गाने से मान जाओगी ना। चलो सुनते हैं पहले। यार मिले तो इज्जत समझो।
हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो दीपा जी, बहुत खूबसूरत सा गीत हमने आपको सुनाया और मनाने का बड़ा प्रयास किया, और शायद मान भी तो गए, देखो ना। हमारे पास तो कोई रसगुल्ला आया नहीं कि हम समझे कि हम मान गए। लेकिन ये 32 दांत तो दिख रहे हैं ना, इतने जोर जोर से जो मुस्कुरा रहे हैं। जी जी। और देखिए, जीवन में अभिनेत्री का जो किरदार है वो अलग ही होता है, और उस अभिनेत्री पर मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत अच्छा लिखा है, और ये कथा सुधा में बहुत अच्छे से इसे प्रेषित भी किया गया है। तो अगर आपकी अनुमति है तो ये कथा सुधा हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दें। बिल्कुल, अनुमति क्या भाई, सारे हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं इस बात का। तो चलिए चलते हैं कथा सुधा एक्ट्रेस पार्ट 2 पर। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहन्माद शांत हुआ। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वो 15 साल से इस कंपनी में थी और ये समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि ये चंचल नवयौवना उस अवस्था में पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। कौन कह सकता था कि वो नवविकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वो एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते हुए देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वो स्थिर न रह सकी।
कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्ध हस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। प्रौढ़ा अवस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वो किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वो मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी ना हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सुबह सुबह कष्ट दिया, क्षमा कीजिए। ये तो आपके आराम का समय होगा ना? तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। वैसे अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा मैं। तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे मजाक समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वो वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वो कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द न आता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वो जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनके जुबान से नहीं मिलती? क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वो उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? ये अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वो आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वो इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वो ये निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे,
कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो तुमसे एक बात कहता हूं, इनकार मत करना। जी कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने भर की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। मैं तो निराश हो चली थी। कुंवर साहब, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली है। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो शायद पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम तो सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूं वो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूं और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूं। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतनी प्रलग्भ ना हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का शोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। ओहो, ये पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे? तारा, दया करके मुझे बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कुंवर साहब, कानून का क्या कीजिएगा? आपने कुछ सोचा है? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग अगले सोमवार को।
रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे कितने क्यों हो खींचे हमसे सावरे, कितने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, रुत ये दूरी की नहीं है, बुरी कहीं है पी कहीं है। रुकिए तो अरे रे 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 रुकिए तो, अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो, हाँ रुको चंचल मन के जिसने चाहा तुमको, आछी गुस्से में भरे कितने क्यों हो खींचे हमसे सावरे, कितने क्यों हो। कभी न पूछा हाल मेरा, कभी न पूछा हाल मेरा, लगे उजाला भी अंधेरा। गम अब तो अरे रे 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 रुकता है, अरे अरे मन मेरा, अरे रे 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 दुखता है, हाँ रोको व्याकुल मन के जिसने चाहा तुमको, पिया अपनों से फिरे कितने क्यों हो खींचे हमसे सावरे, कितने क्यों हो। प्यार की हूँ मैं तो प्यासी, प्यार की हूँ मैं तो प्यासी, तुम न समझे ये उदासी। आगे और न न न न न न कहना क्या, तुम्हारे बिन न न न न न रहना क्या, हाँ रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, चतुर हो के बावरे, कितने क्यों हो खींचे हमसे सावरे, कितने क्यों हो। रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे कितने क्यों हो खींचे हमसे सावरे, कितने। कार्यक्रम सखी सहेली में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो देखो मुस्कुराहट बनाए रखी है या नहीं? अरे वो तो बनी रहती है। देखिए जब दो सखियां आपस में बैठती हैं ना, तो मुस्कुराहट कहीं जाती ही नहीं, क्योंकि ये मुस्कुराना जो है ना, जीवन का सबसे सुकून भरा लम्हा होता है। बात तो बिल्कुल सही है ना? कहते हैं कि मुस्कुराहट जो है ना, वो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दी है, और ये हमारे जीवन के कई सारे दर्द और उनके इलाज के लिए ये औषधि है जो हमें मुफ्त में मिली है। इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। बात है जी, बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि शायद ये मुफ्त में मिलती है, इसलिए इसकी कीमत कुछ कम होगी। हाँ, है ना? एक्चुअली में कई जगह पे कई बार लोगों को देखा है कि बहुत तकलीफ से वो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन खिलने से या मुस्कुराने से, ये खुल के जीने से कितनी सारी चीजें हल्की हो जाती, आसान हो जाती है ना, भारीपन कम होने लगता है। दीपा जी, मुझे तो लगता है जोर जोर से ठहाके लगाने चाहिए। आप देखो ना, हमारे विविध भारती के परिसर में भी हम लोग बैठकर जोर जोर से हंसते हैं, बात करते हैं, तो हमारे दूसरे लोग आकर कहते हैं चिड़िया चहचहा रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो बात होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हम सबको मुस्कुराना चाहिए। इससे देखिए जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। कभी बहुत अधिक तनाव है और आप झूठे भी हंस लेते हैं ना, तो जो नकारात्मकता आपके अंदर होती है वो सब दूर हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका फ्लो दिमाग के पास तक हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद आप सब कुछ अच्छा सोचने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, नजरिया भी बदल जाता है। मुस्कुराते रहते हैं ना, तो वही चीज जो बहुत भारी लग रही थी हल्की से लगने लग जाती है, और हमें लगने लगता है कि हाँ, ये जो मुश्किल आई है, ये जो बाधा मेरे सामने आई है, ये अब मैं इसे हल कर सकता हूँ और आगे हम बढ़ सकते हैं। नजरिया से नजारे बदल जाते हैं, और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाता है। ऐसा कहते हैं मुस्कुराने से शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ऐसे 2 हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो खुश रहने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल। और ये देखो ना, अगर हंसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, तो आपस के रिश्ते कितने होते हैं। हम सिर्फ अपना परिवार नहीं है, कुटुंब भी तो है, हम आना जाना हमारा सब जगह चलता है। तो एक आप समाज में भी जो सामाजिक आपका रिश्ता है वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। सिर्फ एक बार मुस्कुरा के तो देखिए। आपको एक बात बताऊं दीपा जी, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि रास्ते में चलता हुआ अनजान व्यक्ति जा रहा है और उसको एक बार मुस्कान दे दो, और फिर एक बार दौड़ लगा के पीछे जाके देखो, एक लंबे समय तक वो भी मुस्कुरा रहा होता है, जबकि वो आपको नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन आपकी मुस्कान उसके चेहरे पे जाके चिपक जाती है और वो लंबे समय तक मुस्कुराता है, और उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और सफलता आपको अवश्य मिलती है अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है, खिलखिला रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल। और ऐसा चेहरा जो कि मुस्कुरा रहा हो, उसके चेहरे पे एक चिर परिचित सी है कि, या यूं कहे एक स्थायी सी मुस्कुराहट हो, तो किसी भी जगह का, किसी समारोह का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अरे बिल्कुल बन जाता है। और देखिए, स्माइल देने से ना मेकअप का आधा खर्चा होता है दीपा जी, मैं आपको बता दूं। देखो ये टिप है दोस्तों। मुस्कुराने से आपके चेहरे पे आधा ग्लो आ जाता है, फिर आपका मेकअप का जो खर्चा है वो 50% हो जाता है, क्योंकि आधा ही आपको लगाना पड़ता है। तो ये भी बचत मैंने बता दी है। और मुफ्त का उपहार है, पैसा लग नहीं रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं, पर मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने के लिए वजह की नहीं, केवल आपकी जरूरत है। बिल्कुल तो, सही कहा। हाँ। 1-2 संदेश भी यहाँ पे लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे संदेश आए हैं, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। एक संदेश कहता है कि मुस्कुराओ, अपनी जिंदगी बनाओ, जीवन की कठिनाइयों, दुखों और संघर्षों के बावजूद अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखना, यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। मुस्कान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, गम के समय में भी मुस्कुराना उन्हें भूलकर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बिल्कुल सही बात है। और मुस्कुराना एक सकारात्मक ऊर्जा, यही बात हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि आपको एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सब आपके जीवन में आते हैं और आपके लिए बड़ी अच्छी चीज देते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराएं, छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढें, खुद पर विश्वास करें, विपरीत परिस्थितियों में हार ना माने। हंसना और मुस्कुराना हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो हर समस्या का हल खोजने में मदद करती है। जिंदगी आसान बनाना है तो मुस्कुराना सीख लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, आपके साथ आपके घर के सभी सदस्य का भी जी लगा रहेगा, और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन को खुशहाल बनाना, ये हम हर एक को करना चाहिए। दीपा जी, मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं कि मुस्कुराओ कि हर एक गम में खुशी का पहलू है, जिंदगी रोने के लिए नहीं
हंसने के लिए है। तुम्हारी मुस्कुराहट से ही तो चलती है मेरी सांसें, तुम मुस्कुराते रहा करो कि आबाद रहे दुनिया मेरी। क्या बात है, बहुत खूब शेर ये, और एक संदेश हम इसके साथ आपके सामने हाजिर करते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मुस्कुराओ कहते हैं हम सभी पर। जब भी व्यवहारिकता से गुजरते हैं तब समझ में आता है कि चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकते, फिर भी हम यही चाहते हैं कि गम या खुशी मुस्कुराकर सबका सामना करना चाहिए। हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा कि छोटी छोटी खुशियों में भी खुद मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और औरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाते हैं। जब परेशान थे तो सारे दोस्त एक साथ मिल गए, सब ने मिलकर मस्त भेल बनाई, किसी ने प्याज काटी, किसी ने कुछ किया, कोई रो रहा था तो ये हंस रहे थे, कोई रोते रोते हंसते हंसते नमक डाल रहा था, और छोटी छोटी खुशियों के कारण, छोटी छोटी मुस्कान के कारण इनकी परेशानी खत्म हो गई। क्या बात है। हाँ जी। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हम भी शामिल रहेंगे अपने पौधों की सफाई के साथ आपके इस प्रोग्राम में। गर्मी से कुछ पौधे खराब हो गए हैं उनके घर में शायद, तो उन्हें थोड़ा सही करना है, क्योंकि पौधे मुस्कुराएंगे तभी तो उन्हें देखकर पूरा परिवार मुस्कुराएगा। क्या बात है। हो सकता है अब तक तो शायद पौधों की सफाई भी हो गई होगी और पौधे मुस्कुरा रहे होंगे। थैंक यू आंटी, आपने मेरी सफाई कर दी। बिल्कुल। और ये मुस्कान जब बच्चों की होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, और बच्चे जब रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना पड़ता है। तो एक बार हमारी गुड़िया रानी को मना ले। चलिए। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। हाँ तो दीपा जी,
चलिए व्यंजन पे बात करते हैं। मुझे अच्छा भोजन करने की इच्छा हो रही है। नहीं, पहले हम चलते हैं सोच पे बात करते हैं, जिसमें कि ये जो लगता है ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अरे तो व्यंजन पे बात कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा दीपा जी? पहले मैं सही हूँ विधि, मैं सही हूँ, इसीलिए हम पहले इस विषय पे बात कर मेरे विषय पे भी तो बात की जा सकती है ना। व्यंजन कितने स्वादिष्ट हैं, इस पर भी तो बात करना चाहिए। वो भी होगी विधि, लेकिन पहले इस बात में क्यों नहीं बात कर लेते हैं कि मैं सही हूँ? अच्छा ठीक है, आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, क्योंकि बात तो हमें दोनों विषयों पे करना है। इसलिए चलिए हम इस बात पे जरूर बात कर लेते हैं कि मैं सही हूँ। अच्छा, ये जो विचार है मैं सही हूँ, इस विचार पर ना इसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। कर दूं क्या? बिल्कुल। आप जो बहुत पहले एक बार एक कहानी सुनाई थी, वही वाली? हाँ, वही वाली। बिल्कुल, बहुत सुंदर कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा है और उनके 4 पुत्र हैं और चारों के 4 पुत्र देख नहीं सकते। तो मंत्री जी से वो एक दिन कहते हैं हमें हाथी देखना है। अब राजा चकित है, कैसे दिखाएंगे हाथी इनको? तो मंत्री कहता है ओके महाराज, आई विल हैंडल इट, मैं संभाल लूंगा। और ये संभालने के चक्कर में उन्हें हाथी के पास ले जाते हैं। अब जो 4 के 4 लोग हैं वो हाथी को देखना शुरू करते हैं। पहला कहता हाथी तो सूपे जैसा है, क्यों? क्योंकि उसने उसका कान पकड़ के रखा था। दूसरा कहता हाथी दीवार जैसा है, क्योंकि उसने उसकी पीठ पकड़ के रखी थी, वो पीठ वाला हिस्सा। एक कहता हाथी खंबे जैसा है, क्योंकि वो उसके पैर देख रहा था। और एक हाथी कहता है ये तो तुरई जैसा है, क्योंकि उसने उसकी पूंछ पकड़ रखी थी। अब बताइए इन लोग में से कोई भी गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपेक्षा से, अपने तरीके से उस हाथी को देखा, अपनी समझ से, और अपनी जो उन्हें फील हुआ, जो उन्हें महसूस हुआ, जो उन्होंने समझा, उस हिसाब से उन्होंने देखा। तो दीपा जी, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही होती हैं और आदमी यही कह रहा होता है अरे मैं सही हूं, और सामने वाला बोल रहा होता है मैं सही हूं। तो ये दृष्टिकोण की बात है कि हमें सामने वाले के दृष्टिकोण को समझ के या उनकी परिस्थिति में खुद को रख करके अगर देखेंगे तो बात में लगेगा नहीं भाई, मैं ही, सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी सही है। दीपा जी, माँ कहती थी हमेशा कि 2 पल्ले होते हैं, अपने पल्ले से उतर के दूसरे के पल्ले में जाकर भी देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि वो पल्ला किस मुसीबत से या किस परेशानी से गुजर रहा है। तभी तो माँ कहती थी ना बेटा, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है, कि बच्चे के लिए परेशानी क्या होती है। तो हम वही बात है बस कि हम जब सामने वाले की स्थिति में, परिस्थिति में जाकर देखें तो समझ आता है। और मैं सही हूँ, ये बात, ये सोच जो है मनुष्य के अहंकार और आत्मविश्वास के बीच की बहुत बारीक सी रेखा है, उसको बताती है विधि, है ना। हर व्यक्ति अपने अनुभव या अपने ज्ञान या उनकी जो भावनाएं हैं उसके आधार पर अपने विचार को सही मानता है। और लेकिन क्या वास्तव में हमेशा ये सही होता है? ये भाई प्रश्न हमेशा सबके सामने आता रहता है बार बार। हाँ, कभी कभी कोई कहेगा कि भाई मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा काम सही है, कभी कोई डॉक्टर होगा तो वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम सही है। भाई सही दोनों है। समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए आप दोनों की सोच की आवश्यकता है। और जब 2 अलग अलग सोच मिलकर एक नया चमत्कार बनेंगी तो राष्ट्र कितना अद्भुत हो जाएगा। ये विचार करने वाली बात है। बिल्कुल। और एक की बात ये भी है कि जो इंसान है, हम मनुष्य हैं, स्वभाव से ये अपने विचारों का थोड़ा पक्षधर भी हम होते हैं ना। हमें लगता नहीं जो मैंने सोचा है, मैंने समझा है, ये मेरे लिए सही है। और जब हम बहस या कोई विवाद में आ जाते हैं तो हमें लगता है हमारी बात बिल्कुल सही तो है, इसे मान क्यों नहीं रहा सामने वाला। हाँ, और वो शायद हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उसी मुद्दे की बात होती है कि यह एहसास है कि मैं ही सही हूँ। मनोवैज्ञानिक रूप से एक सीमित दृष्टिकोण है जो अक्सर दुख, अहंकार या अहंकार के कारण होता है। अपने मन और नैतिकता पर विश्वास रखना सही बात है, लेकिन हट बन सकता है यदि आप दूसरों का दृष्टिकोण ना समझें, क्योंकि हर व्यक्ति का कथन उसके अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को ही हमेशा सही मानते रहेंगे तो इसका अर्थ हो सकता है कि आप अपनी सीमित सोच की दुनिया को ही वास्तविक मान रहे हैं। सारी दुनिया गलत है और सिर्फ मैं सही हूं तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसका भाव जीवन में दुख और रिश्तों में दूरी ला सकता है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर वैचारिक कट्टरता ये अच्छी बात नहीं है। अगली बार जब आपके मन में विचार आए कि मैं सही हूं तो एक पल रुक कर खुद से पूछें ऐसा क्यों हो सकता है। मैं खुद नहीं कुछ देख नहीं पा रहा। खुद हमेशा सही मानना विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसके लिए ज्ञान के नए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर हमें सीखना है तो हमेशा एक छात्र की
तरह बना रहना चाहिए और छात्र हमेशा गलती करता रहता है। इस बात के लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि खाली घड़ा बने रहो तो बहुत चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो और एक बात और है कि अगर मैं सही हूं तो आत्मविश्वास है, और मैं ही सही हूं तो अति आत्मविश्वास है। बिल्कुल। तो थोड़ी सी धारा है, उससे बच जाना है। और ये भी है ना कि भाई अपने विचारों पर हमेशा एक पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। दूसरे के दृष्टि को भी समझना, उसको महत्व देना, ये भी जरूरी है। और सामने वाले की स्थिति में खुद को खड़े रख के अगर देखेंगे तो बहुत सारी ये जो अहंकार वाली भावना है, इससे हम दूर हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो अदालतों के केस कम हो जाएंगे, बात तो कितनी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और केवल मुस्कान बिखर जाएगी सारी दुनिया पर होगी और हर जगह संगीत ही संगीत। तो चले संगीत की तरफ। चलिए। बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। तो दीपा जी, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, और पूरा विविध भारती परिवार एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करता है ना? हमने बिल्कुल मान लिया। हाँ। एक दूसरे से करते प्यार हम, और इसीलिए तो हम हैं सब साथ यहाँ। और चलो, जब इतनी प्यार भरी बातें हो गई हैं तो कुछ बना भी लिया जाए। हाँ, मेरे को व्यंजन भूख ही लगी है, आप बना के भी नहीं दे रही हैं। तो क्या बना के खिला रही हैं पहले आज हम बनाएंगे खोवा रोटी। इसकी सामग्री लिख लीजिए। गेहूं का आटा लेना है, 1 कप नमक ले सकते हैं आप अपने अनुसार, या 1/4 चम्मच जीरा डालना है थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, और घी 2 बड़े चम्मच। इसे बनाना कैसे? आटे के को एक बड़े से प्याले में निकाल लीजिए, या आप जिसमें परात वगैरह लेते हैं उसमें आटे में नमक, जीरा, 2 छोटे ये जो घी लिया है वो डाल दीजिए। कुल मिला के आटा गूंथ लेना है। गूंथ लेना है, बिल्कुल। और गूंथने के बाद इसको 20 मिनट के लिए ढक कर रख देना, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और एक खास बात, आटे को सख्त गूंथना है, नरम वाला नहीं। लेकिन ढांकने के लिए भी थोड़ा सा गीला कपड़ा से ढाकिएगा, नहीं तो गर्मी में ऐसा अकड़ जाएगा, समझ में आएगा, बाद में मिक्स नहीं होगा। और इसके बाद पता है, आप ही बताइए, क्योंकि मुझे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बतानी है। अच्छा ठीक है, तो आप महत्वपूर्ण के लिए रुकिए, हम ये बता देते हैं। 20 मिनट के बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर उसको चिकना कीजिए। आटे को मसल कर चिकना कर लीजिए, और सारे आटे के जो
उससे लोइयां बना लीजिए। लोई को चकले पर रखिए और थोड़ी मोटी मोटी बननी चाहिए। ये जो रोटी बनती है ना, थोड़ी मोटी बननी चाहिए। मोटी क्यों? क्योंकि इसकी किनारी हमें ना हाथ से दबा दबा के उसके तिकोने निकालने, है ना। मैं आपको बता दूं, जब माँ ये रोटी बनाती थी तो माँ हमसे कहती थी आ जाओ रोटी को चीटी काटनी है। तो हम जाके रोटी को चीटियां काटते थे। जैसे हम बचपन में एक दूसरे को चीटियां काटते हैं, वैसे रोटी की किनारी को चीटियां काटना। ये आप ये समझ लीजिए, ये रोटी पूरी की रोटी पे चीटियां काटनी है। और इसकी मोटाई जो है वो पराठों से थोड़ी सी मोटी होगी। हाँ, थोड़ी मोटी रोटी होगी। और जितनी अच्छी सुंदर लाइन के हिसाब से गोल 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 आप जैसी सुंदर रंगोली बना रही हैं, वैसे जैसे चीटी काटेंगी और वैसी ही सुंदर वो खोवा रोटी बन जाएगी। बिल्कुल। और वो चीटियां पता है क्यों काटते हैं? क्योंकि वहां बीच में भरा जाता है घी और उसके बाद खाई जाती है रोटी। और कई जगह पे तो हमने देखा है कि बीच में भी उसमें चाकू से थोड़ा उसको हाँ, क्योंकि रोटी मोटी होती है ना, मोटी होती तो अच्छे से सेक जाए अच्छे से। तो अब इसको जब ये बना दी इस तरह की रोटी, तो आप इसको मध्यम आंच पे सेकिए। बिल्कुल मध्यम पे सेकना, तेज पे नहीं सेकना, क्योंकि ये मोटी है तो अंदर से ऐसा ना हो कि कच्ची रह जाए और ऊपर से वो लाल होने लग जाए। तो पहले थोड़ा सा स्लो पे सेकिएगा, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा तेज कर सकते हैं। और चाहे तो कई जगह पे कपड़े से उसको सेका जाता है और कहीं कहीं पर इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर भी कड़क किया जाता है। और फिर डालना है घी खूब अच्छे से खुलकर, क्योंकि घी उसमें भर जाता है और बड़ा मजा आता है। और लेकिन इसके साथ खानी पड़ती है सब्जी भी, और बिना सब्जी के कैसे काम चलेगा बहन? तो जल्दी से अब बता दीजिए विधि। तो देखिए, राजस्थान की पारंपरिक भोजन हम लेकर आए हैं। तो राजस्थान में क्या है कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो हरी सब्जियां साल भर नहीं मिलती जी। तो हमारी महिलाएं जो है ना, वो हमेशा से ही चतुर रही हैं। उन्हें साल भर जो चीज नहीं मिलती उसकी तैयारी वो गर्मी में कर लेती हैं। तो राबोड़ी, इसकी तैयारी हो गई गर्मियों में। कैसे हुई? और ये बहुत पौष्टिक है क्योंकि मिलेट से बन रहा है ना। तो ज्वार या मक्के का आटा लिया, उसको अपन ने उसका एक बढ़िया घोल तैयार किया खट्टी छाछ के साथ में। छाछ मतलब मठा, मही, बहुत सारे नाम है इसके। और उसको ऐसे बनाया कि गांठ ना पड़े, बिल्कुल एकदम पतला घोल, बढ़िया सा घोल बना लिया। इसमें लाल मिर्च डाल दी अपने स्वाद के हिसाब से, जीरा डाल लिया, सिका पिसा जीरा डाल दो आप, नमक, मेथी दाना, ये सब थोड़ा सा रोस्ट करके थोड़ा सा कूट के उसमें डाल दीजिए। अब इस घोल को कढ़ाई में डालिए और हिलाते रहिए 30-40 मिनट तक, ताकि वो जमीन में लगे नहीं, यानी उसके तल्ले में ना लगे कढ़ाई के, और जले नहीं। और उसको हिलाते रहिए तो वो एक पक जाएगा। तो जब वो आपने पतला किया था तो हल्का सा वो गाढ़ा होना शुरू होगा और फिर अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही ये गाढ़ा हो गया, इसे या तो आप प्लास्टिक की शीट पे डाल दीजिए। हालांकि इस चीज के लिए हम कहते हैं कि ऐसा ना करें। उसका दूसरा तरीका है कि आप छोटी छोटी जो थालियां हैं या प्लेट हैं, उनमें घी लगाइए, अच्छे से घी लगाइए और उस पे ये डालते जाइए। अब आप डालते जाएंगे और इसमें डालने के बाद मेरी माँ क्या करती थी, सीधे चाकू से हल्का हल्का निशान बना देती थी, लंबा चौकोर जैसा भी बनाना है, और सूखने रख देती थी। और जब सूख जाती थी तो उठा के उनको तोड़ लिया, क्योंकि निशान ऑलरेडी लगा था तो टुकड़े में टूट जाते हैं, और बन गई आपकी राबोड़ी। अब इसकी सब्जी कैसे बनेगी? मैं ही बताऊंगी। बिल्कुल, आप ही बताएंगे। आप अकेले बैठ के खाओगे बस, जी ना? बिल्कुल, सब बहुत चतुर लोग हैं। चलिए राबोड़ी की सब्जी भी बना लेते हैं। 1.5 कप राबोड़ी अगर आपने ले लिए तो खट्टा दही फिर से चाहिए। अगर आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मसाले में जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हींग, तेल, थोड़ा सा घी, अगर घी के शौकीन है तो घी लीजिए, और हरा धनिया लीजिए। राबोड़ी के टुकड़े जो हैं उनको और छोटा टुकड़ा कर लीजिए और गर्म पानी में भिगो दीजिए, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे। और कढ़ाई में तेल गरम करें और वही सामान्य है, जीरा हींग डालें। अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो उसका बारीक कटा करके डाल दीजिए, या पेस्ट करके डालना है तो आप डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। और धीरे धीरे पकाते रहिए, सुनहरा हो जाए तब तक भून लीजिए। जैसे ही वो भून गया तो जो कढ़ाई है उसमें उसको, कढ़ाई जो आपने राबोड़ी भिगोई थी उस राबोड़ी को उठा के कढ़ाई में डाल दीजिए। और जैसे ही वो कढ़ाई में डली तो इकट्ठा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा पानी डाला, फिर थोड़ी देर चलाई, फिर जब पानी चाहिए फिर पानी डाला, फिर चलाई। यही राबोड़ी की थोड़ी सी मेहनत है कि ये थोड़ा थोड़ा पानी पीती जाती। खट्टा डालेंगे तो वो गल जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और पकाते जाइए। 5-7 मिनट में धीमी आंच पे पकाएंगे तो बन जाएगी। और डालिए हरा धनिया बिल्कुल स्टाइल के साथ। क्या बात है। तो ये नमक स्वादानुसार बिल्कुल। और ये देखिए जो राबोड़ी है और हमारी रोटी, दोनों की जो खोवा जोड़ी है ये तो हो गई बेमिसाल। अब आप सुना दीजिए एक सुंदर सा बेमिसाल गीत के साथ बेमिसाल गीत। पूछ के
जब निकल आएगा, देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे, चांद जब निकल आएगा। तो दीपा जी, जब आप फोटो खिंचाने जाती हैं तो वो कहता है मुस्कुराओ, और आपका दिमाग कितना भी खराब हो आप मुस्कुरा जरूर देती हैं। क्योंकि वो कहते हैं स्माइल प्लीज। आजकल तो चीज भी चलने लगा है कि से चीज, तो सारे के सारे एक साथ बोलते हैं चीज। हाँ, तो उस पे भी वो उसके ऊपर, हाँ, उसके बाद फिर चीज बोलते बोलते एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराते रहिए, और हमेशा खुद को सही साबित करने की भी जरूरत नहीं है। अरे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाओ, शांति से मुस्कुराते हुए खुश होते हुए जियो। कौन सा पैसा लग रहा है इस सब में, और शांति का नाम। रोटी खाइए और आबूड़ी की सब्जी जरूर बनाइए, और हमारे पास जरूर भेज दीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले। और इसी के साथ समाप्त होता है मुस्कुराते हुए हंसते हुए आज का ये सखी सहेली का कार्यक्रम। दीपा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज। हमें भी। आप सभी से हम लेते हैं विदा। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और विधि जैन का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।